क्लास कक्षा 12 कॉमर्स का लेखांकन अनुपात हमारा चल रहा था, ठीक है, जिसका मैं इसके पहले वाले क्लास में क्रियाशीलता अनुपात पढ़ाया था। क्रियाशीलता अनुपात क्या होता है इसके बारे में बताया था। उसमें हम लोग ने 4 अनुपात याद करे थे कि क्या क्या ज्ञात करना है। तो 4 अनुपात में 2 अनुपात मैंने बता चुका था कि क्या क्या अनुपात ज्ञात होता था। एक पढ़े थे स्कंद आवर्त अनुपात, है ना, इसके क्वेश्चन करवाए थे, और देनदार आवर्त अनुपात, इसके क्वेश्चन मैंने कराए थे, ठीक। अब नया टॉपिक है सी, लेनदार आवर्त अनुपात। लेनदार आवर्त अनुपात क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर इसका हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे। तो लेनदार आवर्त अनुपात क्या होता है? तो लेनदार आवर्त अनुपात होता है यह अनुपात उधार क्रय और व्यापारिक लेनदारों के मध्य संबंध स्थापित करता है। क्योंकि आप लोग जब 11th में थे तो लेखांकन समीकरण आप लोग पढ़े होंगे। तो लेखांकन समीकरण में जब भी हम लोग ये चीज देखते थे कि जब हम माल खरीदते थे तो हमारा माल बढ़ जाता था, किंतु उधार खरीदने पर हमारे ऑटोमेटिक लेनदार भी क्या हो जाते थे, बढ़ जाते थे। माल खरीदे हो, उधार खरीदे हो, तो उधार हमको देना पड़ेगा पैसा किसी न किसी को भविष्य में, तो वह स्थिति हमारी क्या हो जाएगी, लेनदार की। मतलब उधार माल खरीदने से हमारा क्या बढ़ जाता था, लेनदार बढ़ जाता था। तो माल तो बढ़ता ही था, साथ ही साथ लेनदार बढ़ता था। तो जब भी हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, उधार क्रय, माल खरीद रहे हैं तो माल खरीदे गए माल का और लेनदारों के बीच में वो क्या बताता है, संबंध को बताता है। आगे बोलता है इसको देय आवर्त अनुपात के नाम से भी पुकारा जाता है। सामान्यतः फर्म में लेनदार इस अनुपात के मध्य को यह ज्ञात करते हैं कि उधार क्रय के भुगतान में फर्म की स्थिति क्या है और इसका सूत्र बताया है। तो सूत्र क्या होता है, लेनदार आवर्त अनुपात बराबर शुद्ध उधार क्रय बटे औसत लेनदार। औसत लेनदार होगा तो जैसे इसके पहले वाले क्लास में देनदार करे थे तो देनदार में प्राप्य विपत्र को जोड़ देते थे, प्रारंभिक था तो प्रारंभिक, अंतिम था तो अंतिम। उसी तरीके से हम लेनदार में देय विपत्र को जोड़ देंगे। प्रारंभिक होगा तो प्रारंभिक देय विपत्र को जोड़ना, अंतिम होगा तो अंतिम देय विपत्र को जोड़ना। तो फॉर्मूला क्या बनता है, औसत लेनदार बराबर प्रारंभिक देनदार प्रारंभिक देय विपत्र प्लस अंतिम देनदार अंतिम देय विपत्र, ठीक। और लेनदार आवर्त अनुपात का फॉर्मूला बनता है शुद्ध उधार क्रय बटे औसत लेनदार। औसत लेनदार यहां से निकालोगे, शुद्ध उधार क्रय, तो जैसे विक्रय निकाले थे तो कुल क्रय में से नगद क्रय को घटा दोगे तो उधार क्रय आ जाएगा। जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 59 नंबर है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 59 टेबल के रूप में दिया हुआ है। देखो बोलता है व्यापारिक लेनदार प्रारंभिक दिया है 60,000, अंतिम दिया है 1,80,000। देय विपत्र दिया है प्रारंभिक 20,000, अंतिम दिया है 60,000। व्यापारिक देय पर बट्टा संचय 6,000 18,000। यहाँ पर बताया कि बट्टा या संचय नहीं, छोड़ दो, आगे बढ़ो। नीचे दिया है कुल क्रय 8 लाख, नगद क्रय 1,60,000। सेट करते हैं तो सबसे पहले अपन औसत निकालते हैं। यही फॉर्मूला आप लोगों को मैं बार बार बताया हूं कि जब भी आप क्वेश्चन चालू करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिया है, जो चीज आपको लेना है दिया है बोल के आप उसको ले सकते हैं, उसके बाद चालू करेंगे। तो दिया है बोल के आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, मैं यहां से चालू करा। तो प्रारंभिक लेनदार कितना रुपए दिया है, तो देखिए प्रारंभिक लेनदार दिया है 60,000 प्लस व्यापारिक देय विपत्र दिया हुआ है आपको 20,000, ठीक। उसके बाद अगला दिया है 1,80,000 प्लस 60,000 हो गया, डिवाइड बाय 2। अब इसको जोड़ देंगे तो 80,000 प्लस 8 6 14 2,40,000 डिवाइड बाय 2। तो कितना जाएगा, 3,20,000 डिवाइड बाय 2 कटेगा तो आ जाएगा 1,60,000। यहां तक हो गया, ठीक, यहां तक हो गया 1,60,000। अब आपको क्या निकालना है, उधार क्रय। उधार कैसे निकालोगे, तो उधार क्रय निकालने के लिए फॉर्मूला कुल क्रय में से नगद क्रय को माइनस कर देना। तो कुल क्रय आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 लाख,
माइनस नगद क्रय आपको दिया है 1,60,000, घटा दो, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 6,40,000। क्लियर। अब दोनों चीज मिल गया, फॉर्मूले में पुट करो, लेनदार आवर्त अनुपात, फॉर्मूला उधार क्रय बटे औसत लेनदार। उधार क्रय 6,40,000, औसत लेनदार को कितना निकाले हैं 1,60,000। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कटा, 16 एकम 16, 16 चौक 64, 4 TIME आंसर कितना आ गया 4 टाइम। क्लियर, यहां तक बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो था देनदार आवर्त अनुपात। अब इससे रिलेटिव आपके क्वेश्चन नंबर 58 और 60 ये दोनों बन जाएंगे। ठीक है, 59 मैं बताया हूं, 58 और 60 आप लोग बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, चलिए इसको निकालते हैं। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है बेचे गए माल की लागत बटे कार्यशील पूंजी। ठीक, यहां तक क्लियर है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अगर बेचे गए माल की लागत क्वेश्चन में नहीं मिलता तो आप बेचे गए माल की लागत की जगह में नोट विक्रय से भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या रख सकते हो, विक्रय भी रख सकते हो। यहां पर मैं स्टार लगाऊं ना, यहां पर फॉर्मूले में अगर बेचे गए माल की लागत आपको प्रश्न में नहीं मिलता है या आप निकाल नहीं पाते हो तो विक्रय भी रखकर आप बना सकते हो, गलत नहीं होगा। जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बोलता है चल संपत्ति चल जाए। अब कार्यशील पूंजी कैसे निकालोगे, तो ये आप लोग चल अनुपात चल दायित्व निकालोगे ना, चल अनुपात और काबिल अनुपात उसमें आप लोग पढ़े हो। ठीक, तो देखिए आपको दिया हुआ चल संपत्ति 12 लाख, चल दायित्व 2,40,000, संचालन से नगद आय, संचालन से कुल आय आपको दिया हुआ है। चलिए ठीक, इसको अपन निकालते हैं। तो आपको पता है दिया है, जो भी देता है अपन उसको पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी का फॉर्मूला होता है चल
संपत्ति माइनस चल दायित्व। चल संपत्ति हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 लाख रुपए, माइनस चल दायित्व क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,40,000। ठीक, तो 1 2 3 4, 10 में से 4 गया, 6 को उधार दे दिए, 11 में से 2 दिया, 9,60,000 आ गया कार्यशील पूंजी। यहाँ तक क्लियर है। अब ये तो कार्यशील पूंजी आ गया 9,60,000। अब देखिए क्वेश्चन में हमको नगद आय और उधार आय दिया हुआ, तो अपन को क्या दिया हुआ है, विक्रय। तो अपन विक्रय से निकालेंगे। तो लिखिए विक्रय बराबर नगद आय प्लस उधार आय। तो नगद आय हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 5,20,000 प्लस उधार आय देखो आपको दिया हुआ है 23,60,000। ठीक, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 7 8, ठीक, 5 3 8, 28,80,000 हो गया। अब विक्रय आ गया, तो अब निकालते हैं कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात मैं बताया था, अगर बेचे गए माल की लागत आपको नहीं आता है तो आप विक्रय से भी ज्ञात कर सकते हैं। विक्रय लिखिए, विक्रय डिवाइड बाय कार्यशील पूंजी। तो विक्रय में कितना है, 2 8 और 4 0 डिवाइड बाय कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी कितना निकालने हैं, ये 4 0 से ये 4 0 कटा किया 18। छियानवे कम 96 दिया 288। तो ये कटेगा तो कितना आएगा 3। क्लियर, समझ में आ गया। सेम फॉर्मूला आप पुटअप करोगे तो एक क्वेश्चन और बताता हूं, 61 बताया हूं, इसके बाद 63 बताता हूं। ठीक है, मिटा दूंगा। इसके बाद आता है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 62। ठीक, उसके बाद 63 आप लोग घर में बना लेंगे, ट्राई कर लेंगे। देखिए बोलता, एक कंपनी की पुस्तकों में प्राप्त निम्न सूचनाओं के आधार पर कार्यशील पूंजी आवर्तन पर ज्ञात कीजिए। बेचे गए माल की लागत दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो। बेचे गए माल की लागत 1,20,000। चल संपत्ति चल दायित्व दिया, तो चल संपत्ति में से चल दायित्व को माइनस कर दोगे। तो चल संपत्ति में से चल दायित्व को माइनस कर दोगे तो कार्यशील पूंजी आ जाएगा। ठीक, लिख लेते हैं, जो दिया हुआ वो लिख लेंगे, कार्यशील पूंजी बराबर चल संपत्ति माइनस चल दायित्व। तो चल संपत्ति आपको कितना दिया हुआ है, तो चल संपत्ति 80,000, चल दायित्व 60,000। घटा देंगे, ठीक, 20,000 रुपए आ गया। उसके बाद आपको दिया हुआ बेचे का माल की लागत 1,20,000। फॉर्मूले में यही चाहिए, तो लिखिए कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। फॉर्मूला बेचे गए माल की लागत बटे कार्यशील पूंजी।
ठीक, बेचे गए माल की लागत आपको कितना दिया हुआ है, तो बेचे गए माल की लागत अपन निकाले हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000 रखिए, डिवाइड कार्यशील पूंजी अपन निकाले हैं 20,000, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो बचा, 2 छक्के 12, तो 6 टाइम। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये क्रियाशीलता अनुपात खत्म हुआ। मैं 62 बताया हूँ, 61, 62, 63 आप लोग बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाभदायक अनुपात, जिसमें भी 4 अनुपात अपन निकालेंगे, सकल लाभ अनुपात, संचालन लाभ अनुपात और शुद्ध लाभ, ये 4 चीजें निकालेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग कैश फ्लो पढ़ेंगे। तो जो मैंने बताया ये क्लियर है, इससे जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं बनाएंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 101% पूछते हैं। ये 4 नंबर के एक क्वेश्चन आता है, सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे, थोड़े से फॉर्मूले में मेहनत करोगे याद करने का, ये आपको बन जाएगा। और आपको फ्री में सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करना, दिमाग ध्यान में रखना है कि कौन सा चीज क्या आएगा, इतना रखोगे आपको फ्री का 4 नंबर देके जाएगा। ये क्वेश्चन केवल याद रखना है कि क्या पूछा है। कार्यशील है तो कार्यशील पूंजी आ जाएगा, स्कंद है तो स्कंदावर्त अनुपात में स्कंद आ जाएगा, देनदारावर्त है तो देनदार आ जाएगा, लेनदार है तो लेनदार। केवल नाम से समझोगे तो आराम से आपका ये चैप्टर बन जाएगा। तो मैंने 62 तक बनाया है, 63 एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, कोशिश करेंगे बनाने का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाभदायकता अनुपात में सकल लाभ, शुद्ध लाभ, संचालन और संचालन अनुपात, ये 4 अनुपात की गणना करेंगे, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जितना मैंने बताया इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं आप लोग बनाएंगे, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को भेजूंगा, उस क्वेश्चन को भी आप लोग कंप्लीट करेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। क्लियर है?